ये देखो, हम आज बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा Hb4O8, ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ये हमने देख लिया था, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। बनेगा कहां पे? तो आप बोलोगे कि एल्वियोलाई में। कहां बनेगा? एल्वियोलाई में। एंड देन ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, टिश्यू तक आएगा। टिश्यू पे आने के बाद ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स के पास जाना है और अगेन हीमोग्लोबिन ब्लड में आगे मूव करेगा। तो यहां पे तब ये ब्लड में जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है Hb4O8, ये जब तक अगेन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में नहीं ब्रेक होता तब तक ये टिश्यू को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। तो इस जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है इसका ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये डिसोसिएशन कहा जाएगा। ठीक है, और अभी हम इसी की बात करेंगे कि डिसोसिएशन टिश्यू पर ही आके क्यों होता है, इधर एल्वियोलाई में क्यों नहीं होता है, वो हम उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है ऑक्सीजन का। ये है आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब, और इधर आपको इस एक्सिस पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखाया गया है। एल्वियोलाई में बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 100 mmHg है। ठीक है, और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर देखो बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में वो ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट होता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाता है। पार्शियल प्रेशर 0 था तो कोई ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं था, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है देखो ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के मैक्सिमम लगभग इस पार्शियल प्रेशर पर 100 के आसपास मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कंबाइन कर जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब देखना ये कैसे बनता कहाँ है। एक तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होना चाहिए, पहले कंडीशन होना चाहिए, ये है। दूसरा, डिसोसिएशन जो कर्व है ये सिग्मोइड शेप का होगा, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो। This curve is highly useful studying the effect of factors। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं? तो एक पहला फैक्टर हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन होता है। H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ने से ये भी स्लो डाउन होता है। डिसोसिएशन बढ़ेगा लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्लो हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ उतना अच्छे से, उतना रेट से कंबाइन नहीं करेगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्लो डाउन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्लो कब कब कंडीशन में होता है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज करे, H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करे, और तीसरा टेम्परेचर इंक्रीज करे, टेम्परेचर इंक्रीज करे। इन तीनों के इंक्रीज होने की वजह का जो इनकी इंक्रीज होने से जो साइड इफेक्ट बढ़ता है वो क्या साइड इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट पड़ता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन गेट स्लो। क्या हो जाएगा? गेट स्लो। अब अगर हम एल्वियोलाई में देखें तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत कम है, H+ का कंसेंट्रेशन भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, इसलिए वहां पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, अब टिश्यू के लेवल पे आ जाओ। जब हम टिश्यू पे बात करते हैं तो यहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू एल्वियोलाई। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा, एल्वियोलाई से थोड़ा ज्यादा होता है। तीसरा, H+ का कंसेंट्रेशन भी यहां ज्यादा होता है। ये कंडीशन है टिश्यू के लेवल पर। टिश्यू पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ का कंसेंट्रेशन भी ज्यादा है, तो मतलब वो कंडीशन है जो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करा सके। ये सारे कंडीशन डिसोसिएशन को फेवर करते हैं, सो दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन व्हेन रीचेस at the tissue level, then it dissociates into hemoglobin and oxygen.
क्योंकि वहां पे कंडीशन ही ऐसी हो जाती है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज बिकम हाई एंड मोर H+ कंसेंट्रेशन। ये बात आपको नेक्स्ट पॉइंट यहां देखो, ये लिखा है शिफ्ट टू लेफ्ट मींस, अगर ये कर्व जो आपका ये जो कर्व है सिग्मोइड शेप का, ये अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, इस तरफ शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? आप ध्यान से सुनना। शिफ्ट टू लेफ्ट मींस दैट इंक्रीज इन अफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। अगर ये कर्व ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मतलब क्या हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन है, जो इधर 100 पे मैक्सिमम पे जा रहा था, वो आपको देखो लगभग 70 पे ही आ रहा है, 70 पार्शियल प्रेशर पे ही मिल जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कम पार्शियल प्रेशर पे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम सैचुरेशन पे जा रही है। दैट मींस अगर ये कर्व इधर जा रहा है तो हीमोग्लोबिन का Hb का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इंक्रीज होता है। इंक्रीज एफिनिटी, एफिनिटी इंक्रीज का मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ आसानी से बाइंड करेगा, बाइंड कर रहा है, तभी ये शिफ्टिंग इधर होएगी। लो पार्शियल प्रेशर पर ही सैचुरेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन का। अगर ये एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर डिक्रीज हो जाती है मतलब ये तो लेफ्ट की शिफ्टिंग हो गई। अगर ये कर्व राइट शिफ्ट करता है, मतलब यहां इस तरह से शिफ्ट करता है, तो राइट शिफ्टिंग से इनका जो सैचुरेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे होगा। दैट मींस इट राइट शिफ्टिंग ऑफ कर्व shows decrease in affinity of hemoglobin with oxygen। तो लेफ्ट साइड का शिफ्टिंग क्या पूछा, क्या डिनोट करता है, और राइट साइड का शिफ्टिंग क्या डिनोट करता है? शिफ्ट टू राइट मींस दैट डिक्रीज अफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच का एफिनिटी कम होगा तो मतलब यही है ना कि वो टूट जाएंगे। जो किस में टूटेंगे? अपने कंपोनेंट में, हीमोग्लोबिन में, ऑक्सीजन में, है ना। तो जब ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो, दैट मींस ये फेवर करेगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट हो रहा है तो ये फेवर करेगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, नॉट डिसोसिएशन। अब देखना एक पिक्चर और है, ये आपके एनसीईआरटी का पिक्चर है। अब यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ दिखाई गई हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और ये सैचुरेशन इस एक्सिस पे दिखाया गया है। देखना इधर ध्यान से सुनो, यहां ये लेफ्ट साइड पे शिफ्टिंग दिखाई गई है और इधर दिखाया क्या गया है? हाई पीएच। हायर पीएच का मतलब क्या हुआ? बेसिक मीडियम। लो पीएच का मतलब क्या हुआ? एसिडिक मीडियम। जब हम पीएच वैल्यू ऐसा लिखते हैं, मान लो इसका हमने बात करा pH 2 है और कहीं पे हमने बात करा कि किसी सॉल्यूशन का pH 9 है, तो H+ कंसेंट्रेशन कौन से सॉल्यूशन में ज्यादा होगा? इसमें या इसमें? ऊपर वाले में, जिसका H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा, जिसमें उतना pH वैल्यू कम होता है। जिसका pH वैल्यू जितना ज्यादा, उसमें H+ का कंसेंट्रेशन उतना कम होगा। OH का माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। इधर उल्टा बोलेंगे, OH माइनस का कंसेंट्रेशन उतना कम होगा, इधर ये ज्यादा होगा। अब देखो, इंक्रीज pH होना चाहिए, मतलब pH वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होएगी उतना ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ आसानी से बाइंड करेगा। इंक्रीज pH का मतलब देखो, हमने ये इंक्रीज pH ही दिखाया है, मतलब बेसिक मीडियम होना चाहिए बॉडी फ्लूइड का। एक DPG है, ये डिक्रीज कंसेंट्रेशन में होना चाहिए। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है, हाँ, दूसरा बात, टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? ज्यादा एफिनिटी शो करेगा। तो ये तीन सिचुएशन, तीन फैक्टर दिखाए गए हैं मोर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के लिए। जब यही राइट साइड शिफ्टिंग होएगी तो देखो pH लो, DPG का कंसेंट्रेशन हाई, टेम्परेचर हाई। ये डिसोसिएशन को फेवर करता है। दोनों कर्व का मतलब समझ आ गया, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए। अब एक बात देखना, यहाँ पे, यहां सैचुरेशन जो है नॉर्मली लगभग 100 पे आती है। अगर ये राइट शिफ्टिंग करता है तो लगभग ये
80 पे आएगा और मैक्सिमम सेचुरेशन नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा और कम पे आएगा। यहां पे एक वर्ड और है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन ये भी एक हमारा बॉडी का पिगमेंट है जो मसल्स में मिलता है, मस्कुलर टिश्यू में मिलता है, एंड इट शोज हायर एफिनिटी विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन वर्ड, मायोग्लोबिन की वजह से ही हमारे मसल्स को एक कलर मिलता है, ब्राउनिश जो कलर है वो मायोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में कंपैरिजन अगर पूछा जाए तो मायोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। एंड अगेन यहां पे वही बात है आपको दिखाई गई है कि लेफ्ट शिफ्टिंग होगा, राइट शिफ्टिंग होगा। अब टिश्यू के पास कौन कौन सी कंडीशन है जो फेवर करती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन? एक, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां कम होगा तभी ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई H+ कंसेंट्रेशन, लो पीएच, हाई टेम्परेचर। ये किसको फेवर करता है? Hb4O8 किसमें? Hb में Hb4 प्लस और O2, 4O2 में ब्रेक हो जाए, दैट इज अ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये डिसोसिएशन है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं डिसोसिएशन को कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटे। और यही जब एल्वियोलाई पे इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन होता है कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे और बनाए Hb4O8, है ना। तो यहां पे ये रिएक्शन को फेवर करता है, जस्ट इसके उल्टा जो जितने फैक्टर्स हैं उसका अपोजिट कर दो। यहां लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा। यहां हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है तो यहां लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा। यहां H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, यहां कम होना चाहिए। यहां लो पीएच है तो यहां हाई पीएच होना चाहिए। लेस H+ कंसेंट्रेशन है तो पीएच की वैल्यू हाई कम हो जाएगी। लेसर H+ कंसेंट्रेशन, लो पीएच, अच्छा हाँ लेसर H+ कंसेंट्रेशन, और हाई टेम्परेचर है यहाँ पे तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। ये फेवर करेंगे किसको? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे। अब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डिसोसिएशन पे बनता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं, और एक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप देख लो। जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन कैसा शेप का था? सिग्मोइड शेप का या कैपिटल S शेप का? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड विच वन इज करेक्ट फैक्टर फॉर राइट शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? अगर राइट शिफ्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ही ये राइट शिफ्ट करेगा, मतलब डिसोसिएशन की बात करेगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट राइट डिक्रीज ऑफ, किसके डिक्रीज होने पर करेगा? तो पीएच के डिक्रीज होने पर करेगा, मतलब एसिडिक मीडियम, सॉरी बेसिक मीडियम होगा। बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन बिकॉज़ इट्स डिसोसिएट इन टिश्यू कॉज्ड बाय लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, हाई CO2 कंसेंट्रेशन। जो स्टेटमेंट बनेगा उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत इजी है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो ही फॉर्म में होता है, या तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन या डिसॉल्व स्टेट में। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, 3% आपका डिसॉल्व स्टेट में होता है। ये हमने देख लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 स्टेट में होता है, एक डिसॉल्व स्टेट में, और ये लगभग 5 से 7% किस में डिसॉल्व होगा? ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये लगभग 20 से 25% के फॉर्म में ये ऐसा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन प्लस CO2 और ये बनाता है कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, एमिनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में लगभग 20-25% ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
इसका बल्क जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बल्क में, ठीक है, सबसे ज्यादा, और ये लगभग कितना 70% के आसपास, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखना यहाँ पे तीनों का आपको दिखाए गए हैं। CO2 5 से 7% डिसॉल्व स्टेट ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। बल्क इनका ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में, आयन की फॉर्म में इसी प्लाज्मा में ही होता है, बट ये आयोनिक फॉर्म में होता है। यहाँ डिसॉल्व की बात करेंगे तो एज इट इज CO2 ही डिसॉल्व होता है, इसका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये नहीं होता है। एंड जो RBC है, RBC के पास जो हीमोग्लोबिन है वो भी CO2 के साथ जुड़कर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी इनका ट्रांसपोर्ट करता है। वो कितना 20 से 25%। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये एंजाइम में हमने नाम देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दैट इज द फास्टेस्ट एंजाइम। सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर इस एंजाइम का हमने बात करी थी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू डिफ्यूज इनटू RBC वेयर इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जो हमारा टिश्यू में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद सेल में ये ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनता क्या है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, प्लस एनर्जी बनता है। एनर्जी तो सेल ने यूज कर लिया। ये जो CO2 है ये कहां जाता है, ये डिफ्यूज हो जाएगा RBC के अंदर। जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बना, इट डिफ्यूजेस इनटू RBC ऑफ ब्लड। RBC में आने के बाद ये CO2, ध्यान से देखना, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। ये कहां होता है, इनसाइड RBC, ये RBC के अंदर होता है, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय, हाँ इस रिएक्शन पे ये काम करता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दैट इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द एनिमल बॉडी या ह्यूमन सिस्टम। RBC contain a very high concentration of this enzyme, minute quantity is present in plasma too, इसका थोड़ा सा अमाउंट प्लाज्मा में भी होता है। नाउ कार्बोनिक जो एसिड बना ये डिसोसिएट हो जाता है। ये अब इस कार्बोनिक एसिड की बात करें तो ये जो बना H2CO3 it dissociates into 2H plus ion plus 2H plus ion नहीं लिखेंगे, H plus ion and bicarbonate ion, H plus ion and HCO3 ion। ये आपका बना बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, इस CO2 को, और ये CO2 का मैक्सिमम प्रपोर्शन इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लगभग हमने देखा 70%। ये पूरी रिएक्शन है। ये RBC है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन, एंड यही बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड अगेन दूसरा फॉर्म देखो कहां पे क्या होगा, when partial pressure of carbon dioxide low and partial pressure of oxygen is high as in the alveoli, alveoli में यही होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, तब ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन टूट जाता है हीमोग्लोबिन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, इसमें CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड विच बाउंड विद हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू डिलीवर टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में आके ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ब्लड में इधर से इधर आ जाएगा और ये हम एक्सेल कर देते हैं बाहर। एट द alveolar site where partial pressure of CO2 is low, the reaction proceed in opposite direction leading to formation of CO2 and water, है ना, and the CO2 trapped as a bicarbonate in the tissue label transported alveoli released। ये भी जैसे ही यहाँ पहुंचता है बाइकार्बोनेट आयन, ये भी अपना CO2 रिलीज करेगा
और CO2 फिर से बॉडी से बाहर चला जाता है। यहां इसकी वजह से देखो एल्वियोलाई में हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बन जाता है, या मतलब सॉरी ब्लड में, और ये डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन को स्टिमुलेट करता है टिश्यू लेवल पर। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद देखो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका रेगुलेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। रेगुलेशन के लिए ह्यूमन बीइंग की बात करें, पहले तो हमें याद रखना है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट कितना हमने देखा था, नॉर्मल एडल्ट का 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, यही होता है, ये हमें याद रखना है। इन्फेंट्स का हमने क्या देखा था, इन्फेंट्स का, ये तो एडल्ट का है, एक नॉर्मल एडल्ट का। इन्फेंट्स में हमने देखा था कि बहुत हाई ब्रीदिंग रेट होता है, लगभग 44 टाइम्स पर मिनट तक भी होता है। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग रेट को भी कंट्रोल करा जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा, लेकिन ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। मतलब जब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ रेगुलेटरी सिस्टम, है ना। और वो रेगुलेटरी सिस्टम कौन है, कैसे करता है, वो आपको यहाँ पे समझना है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, ह्यूमन के पास ये सिग्निफिकेंट एबिलिटी है टू मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम, मतलब हम कैसे ब्रीद करेंगे, किस ब्रीदिंग रेट से ब्रीद करेंगे, ये हमारी बॉडी को जैसा सूट करता है, जैसा डिमांड होता है बॉडी का, वैसा हम एडजस्ट कर लेते हैं। एंड दैट इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, बोले तो नर्वस सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है ये आपका, हाइंड ब्रेन का पार्ट, ये इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो पॉइंट हैं एक्चुअली न्यूरॉन्स के। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम VRG बार बार बोलेंगे, दूसरा इधर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसे हम DRG बोलेंगे। अब इसको समझने के लिए आपके पास एक यहां पे एक पिक्चर है, वो आपको देखना है, बस ये देखो, सारे स्टेटमेंट्स हम बाद में देखते हैं। ये दो पॉइंट हैं, एक आपका स्ट्रक्चर इधर सेरिबेलम और पॉन्स का ही है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तीन बातें याद रखनी है, ये आपका DRG, ये VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या न्यूरॉन्स है, एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। एंड एक और बात याद रखनी है, फोर्थ एरिया ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज द कीमोसेंसिटिव एरिया, ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। ये सारे तो न्यूरॉन्स के पार्ट हैं, यहां ये जो ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, दैट सेंसेस द कंसेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूं H+, ठीक है, ऐसे कोई हमारी बॉडी में और कोई हार्मफुल केमिकल जाता है तो ये सेंस करके H+ लिख लें, या एक और बात लिख लो, CO2 का कंसेंट्रेशन टिश्यू में बढ़ रहा है या घट रहा है, यही एरिया सेंस करता है। अब देखना यहां पे सबसे पहले VRG की बात करें। VRG की बात करते हैं, जब ये VRG का कंट्रोल कहां कहां पे, तो ये डॉटेड लाइन देखना, डॉटेड लाइन को देखो तो डायाफ्राम को कंट्रोल करता है, EICM को कंट्रोल करता है, एब्डोमिनल मसल को कंट्रोल करता है, एंड IICM को कंट्रोल करता है। जब हम नॉर्मल ब्रीद कर रहे होते हैं तो क्या एब्डोमिनल मसल पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए सिर्फ आपका जो ये DRG है, इट कंट्रोल्स द, देखो रेड लाइन वाले को देखना, डायाफ्राम एंड EICM। नॉर्मल ब्रीद हमारा जब चल रहा होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, तो सिर्फ हमारा DRG फंक्शनल होता है, ठीक है। और जब हमारा कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग चलना है, फोर्सफुल ब्रीदिंग का मतलब जब हम कहीं बॉडी की डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की किसी सिचुएशन में, तब ये VRG काम करता है। VRG क्या करेगा, एडिशनली इंपैक्ट किस पे डालता है, एब्डोमिनल मसल पर और IICM पर, तो आपकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है, ये बाद में जब हमारा नॉर्मल करना होता है ब्रीदिंग रेट, तब इसको ये सप्रेस करता है। देखना DRG नॉर्मली आपको इनहेल करना है तो काम करता है,
एंड VRG जब आपको फोर्सफुल इनहेल करना है, फोर्सफुल एक्सहेल करना है, तब ये फंक्शनल होता है। 4 कंडीशन है, इन्हीं चारों कंडीशन में आपकी बॉडी किसी न किसी एक कंडीशन में होएगी, कोई अलग से कंडीशन नहीं आता। या तो आप नॉर्मल इनहेल कर रहे होगे तो सिर्फ DRG से काम चल रहा है, नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो तो पैसिव प्रोसेस है, कोई इसमें कंट्रोल की जरूरत ही नहीं होती है। फोर्सफुल इनहेल करोगे तो VRG, फोर्सफुल एक्सहेल करोगे तो VRG, जो हमने ऊपर बात करी है। ठीक है, ये तो चारों सिचुएशन की बात हो गई। अब इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात देखो। इस DRG और VRG के लिए एक वर्ड हम लिखते हैं RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यही DRG और VRG ही रेस्पिरेशन के रिदमिक एक्शन को कंट्रोल करते हैं, कब नॉर्मल ब्रीथ करना है, कब फोर्सफुल ब्रीथ करना है, ये RRC इनको दोनों को मिला के कहा जाता है। मतलब जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमो स्विच ऑफ पॉइंट इसको बोलते हैं, ये RRC को इंपैक्ट करता है। क्या करेगा, क्या इंपैक्ट करता है? जब आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती तब ये काम करता है। ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन ये इंक्रीज कर देगा, मतलब जैसे हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं छोटे टाइम के लिए फिर छोड़ देते हैं, ये इनहेलेशन का टाइम पीरियड बढ़ा देता है। ठीक है, पहला काम। एंड दूसरा काम करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, मतलब 1 मिनट में हम 12 से 16 बार इनहेल एक्सहेल कर पा रहे थे, अब ये जब इमरजेंसी होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर तब ये और बढ़ा देता है। जब ये बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, फिर से हमारा नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है वही चलता है। ठीक है, अब ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो आपका ये कीमो सेंसिटिव एरिया है, इसकी बात कर लें। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो केमिकल के कंसेंट्रेशन को सेंस कर सकते हैं, 2 टाइप के हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, मतलब बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर और बॉडी के पेरीफेरी पर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हमारे मेडुला के पास है, इधर आपके जो बॉडी के जो मेन आर्टरीज हैं वहां प्रेजेंट है। अगर बॉडी के ब्लड में CO2 का कंसेंट्रेशन और H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, अगर ये जितना भी है फ्लक्चुएट होता है, अगर नॉर्मल है CO2 का कंसेंट्रेशन तो आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा। अगर ब्लड के बॉडी फ्लूइड में या ब्लड में CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा, H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ा, तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कंसेंट्रेशन को सेंस करता है ये कीमो रिसेप्टर आगे आपके रेगुलेटरी पॉइंट्स को ट्रिगर करेगा। इंक्रीज इन द सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर and make necessary adjustment in respiratory center by which these substances can be eliminated। ये वो सारे एडजस्टमेंट्स करेगा जिससे CO2 और H+ का कंसेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड में कम हो जाए। और वो एडजस्टमेंट्स क्या है? ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो, ऑक्सीजन या तो बॉडी को स्किप करा दो, जैसे कहीं पे धुआं जला दिया आपने, कोई बर्न कर दिया चीज, इनकम्प्लीट बर्निंग है, धुआं आ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो 2 तरीका है कि ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ या उस जगह को स्किप कर दो, वहां से दूर चले जाओ। तो वो एडजस्टमेंट ये कराएगा कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब यहां पे देखना एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल बना हुआ है, बहुत कंफ्यूजन का पॉइंट है। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने में। बात क्या लगेगा? रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल कोई रोल नहीं है। कौन से मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन आपके रेस्पिरेटरी रेट को डिसाइड करता है? CO2 एंड H+, ऑक्सीजन नहीं। तो ऑक्सीजन को लेकर कभी दिमाग में ये मत रखना कि ऑक्सीजन हमारे ब्रीदिंग रेट को डिसाइड करता है, नहीं। आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन अच्छा है तो आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मली चलेगा, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा। लेकिन आपके सराउंडिंग में CO2 ज्यादा हो गया तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बॉडी के लिए जो हार्मफुल मॉलिक्यूल है वो CO2 है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल आपकी बॉडी में नहीं प्ले करता है। अब कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, 2 मिनट लगना है, ज्यादा कुछ नहीं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स खत्म है बेटे, है ना। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अस्थमा, that is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflation of bronchi and bronchiole। ये ट्रैकिया था, ब्रोंकाई उनकी फर्दर ब्रांचेस है, ब्रोंकियोल, वहां पे आपको क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन बोले तो इन्फेक्शन हो जाता है। अगर
किसी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में तो आपको उसको हम बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो जो डक्ट है, जो ट्यूब है, उसका डायमीटर डिक्रीज कर जाएगा। तो डायमीटर जब डिक्रीज कर जाएगा, जैसे देखो ये नॉर्मल डायमीटर का आपका कोई ब्रोंकाई दिखाया गया है, ये इन्फ्लामेटरी है, इसका डायमीटर कम हो गया है ना। तो डायमीटर जब कम हो जाएगा तो जो गैसेस है उसका ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, शॉर्टनेस आ जाएगी ब्रीदिंग, मतलब बार बार आप जल्दी सांस लोगे। अस्थमा वालों को यही दिक्कत है ना, सांस उनकी बार बार बहुत तेजी से बढ़ती है। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं जो हमारे इस इन्फ्लामेशन को, जो इन्फेक्शन हुआ है उसको थोड़ा सा क्लीन कर देता है, साफ कर देता है, कम करा देता है, जिससे ब्रीदिंग में आसानी हो जाती है। ठीक है, अस्थमा ये है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, इन्फ्लामेटेड ब्रोंकाई है। ब्रोंकाइटिस ये डिसऑर्डर है ब्रोंकाई इन विच देयर इज अ इर्रेगुलर स्वेलिंग एंड इचिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर कफिंग। आपके ब्रोंकाई में जो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है, इचिंग होएगी और आपको लगातार बार बार खांसी आती रहेगी। इस तरह से फ्लूइड भरने लगता है, इचिंग होने लगती है, इस वजह से बार बार वो खांसी रुकती ही नहीं है। जैसे हम बहुत बार ऐसा जब मौसम चेंज होता है ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो वो रेगुलर कफिंग इसीलिए आता है कि ये जो म्यूकस है, जो इन्फेक्शन, जो ये स्वेलिंग है, वो बाहर आने लगे, कफ के तौर पे वो बाहर आता है। ठीक है, तो ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इम्फाइसेमा ये हमने पढ़ी रखा है। इम्फाइसेमा की कंडीशन का मतलब क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, पहली तो बात ये याद रखना है, इन विच एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये नॉर्मल एल्वियोलाई है तो आपका मैक्सिमम रेस्पिरेटरी सरफेस मिलेगा। एम्फाइसेमा होने के बाद इधर देखो, इनका डायमीटर बिल्कुल कम हो गया, ये नॉर्मल ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल का डायमीटर है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट नॉर्मली नहीं होगा, तो आपको सांस फूलने लगेगी और ये लगातार, मतलब आप बहुत टाइम तक इस बीमारी से सफर करते हैं। और इसका मेन रीजन कौन है, कॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग बोलो, सिर्फ सिगरेट बोलना ठीक नहीं है। टोबैको हम जिस भी फॉर्म में स्मोक कर रहे हैं, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो या फिर हुक्का हो, कुछ भी हो, उसके लिए, उससे ये प्रॉब्लम आनी है। अभी किसी को जल्दी आ जाती, किसी को थोड़ा लेट आती है, लेकिन आती ही है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन हम व्यवसाय से वर्ड जोड़ते हैं, काम के लिए बोलते हैं। कुछ ऐसे हमारे इस सोसाइटी में काम हैं जो वर्कर्स को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कराते हैं, जैसे स्टोन कटिंग है ना, जो स्टोन की इंडस्ट्रीज है, कोयले की माइनिंग है, या फिर आपके जो फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग है, गेहूं को आटा में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो ऐसे लोग जो वहां पे काम कर रहे होते हैं उनको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जहां पे डस्ट बहुत ज्यादा उड़ता हो। ठीक है, क्या होगा, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन, ब्रेकिंग, सो मच डस्ट प्रोड्यूस दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन। लगातार आप डस्ट इनहेल करोगे, लगातार ऐसा ही इनहेल कब तक, सालों साल लोगों को रोज करना पड़ता है जो वहां पे ऐसे जगहों पे काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो डिफेंस सिस्टम है, मतलब इम्यून सिस्टम है, वो काम नहीं कर पाता। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट जहां पे सीमेंट की प्लांट्स लगे हैं, जो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, उनको पूरे दिन वही डस्ट में काम करना है, तो वो धीरे धीरे उनकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाता है। तो फिर क्या होगा, उनकी बॉडी में लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग, उनको उस डस्ट से ना उनकी बॉडी एलर्जिक हो जाती है, बहुत तमाम तरह की एलर्जी देने लगती है, या फाइब्रोसिस भी हो सकता है। फाइब्रोसिस का मतलब उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में मसल्स जमने लगती हैं, चोक होने लगता है उनका सिस्टम। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें मस्कुलर ग्रोथ होने लगता है, जिससे गैसेस के पासेस जो पास होने हैं, देखो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये नॉर्मल बीइंग का है, यहाँ आप इनहेल करो तो ये मस्कुलर आउटग्रोथ होते हैं, मतलब ब्लॉकेज होने लगेगा, आप सांस नहीं लेने पाएंगे, मुश्किल होने लगेगा। ऐसे लोगों को, है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड दिस कॉजिंग सीरियस लंग डिजीज, लंग को बहुत तरह से बुरी तरीके से डैमेज करता है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है,
वर्कर्स को एक जो उनका नॉर्म्स है, प्रोटेक्टिव मेजर्स जो लेने होने हैं वो लेना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज देती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करना होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है ना। एक रिसिनस है, ये तो नेजल ट्रैक का पैसेज, यहाँ इसी तरह से ऐसे नेजल पैसेज में मैंने दिखाया, यहाँ पे फाइबर्स का ग्रोथ हो जाए, ट्रैकिया में हो जाता है। ये रिसिनस का पिक्चर है। नेजल ट्रैक का जो आपका नेजल पैसेज है वहां का इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन एक तरह से कह सकते हैं। जब भी मौसम चेंज होता है तो आपको नेजल फ्लो आते हैं ज्यादा, नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, वो रिसिनस कहा जाता है। जैसे आप इसको बोलते हैं कॉमन कफ कोल्ड, ठीक है। तो रिसिनस में बस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो ऊपर का ट्रैक या इधर आपका लैरिंग्स के ऊपर का ट्रैक, वो इन्फेक्ट होता है, जिससे नेजल फ्लो बढ़ जाता है, थोड़ी जुकाम ब्लॉकेज आ जाएगा, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। दैट इज अ रिसिनस। ये नॉर्मली सबको होता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। अपने आप इन सेंस अभी थोड़ा सा बॉडी को हमें असिस्ट करना पड़ता है, जैसे कोई काढ़ा पी लिया, कोई नेजल स्प्रे ले लिया, इस तरह से हम यूज करते हैं। ये इस चैप्टर की पूरी थी कहानी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक बार इसको पढ़ो पूरा, फिर से अगर जरूरत है तो दोबारा देखो। धन्यवाद।